सा जेएनयू प्रेसिडेंट कन्हैया हैं जिन पर देशद्रोह का आरोप है। जेल से आने के बाद कन्हैया सुर्खियों में हैं। इनका दावा अब भी है कि वो सही को सही और गलत को गलत कहते रहेंगे। हम कुछ ऐसे ही विवादित मुद्दों पर बात करेंगे जिसको लेकर हमेशा विवाद रहा है और ख़ासकर राजनीति में लोग उसको कहने और बोलने से बचते रहे हैं। कन्हैया, आपको सही में लगता है कि ये पूरा मामला रोहित वेमुला का जो मामला था उसको भटकाने की कोशिश थी? रोहित के मुद्दे को दबाने का है। मैं बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ इस बात से कि जेएनयू ने जिस तरीके से आज की परिस्थितियों में देश के जो इम्पोर्टेंट सवाल थे उस पर अपना रिएक्शन दिया, उसके चलते जेएनयू को टारगेट किया गया है। और रोहित का सवाल एक सोशल जस्टिस का सवाल है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं। आरएसएस ने भी मनाने का नाटक किया, लेकिन जब उससे रोहित के न्याय की बात की जा रही थी तो वो अनकंफर्टेबल हो रहे थे। और शायद वो इसलिए भी था कि उत्तर प्रदेश चुनाव होना था और वहाँ पे उनको ये जवाब देना पड़ता, इसीलिए उन्होंने नेशनल और एंटी नेशनल का एक मुद्दा छेड़ दिया। कई चैनलों पर बयान आ रहे हैं कि आपने कहा कि जम्मू कश्मीर में सेना पर रेप के आरोप लगे हैं। क्या आप क्या ये इससे आप इनकार करते हैं कि आपने ऐसा कहा है या नहीं कहा? देखिए, ये जो हमने जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा उस कॉन्टेक्स्ट को तो पहले एक ख़ास मीडिया चैनल है वो बार बार पलट करके जेएनयू का चरित्र हनन कर रहा है। आज मेरे माध्यम से जेएनयू का चरित्र हनन किया जा रहा है। उस कॉन्टेक्स्ट से काट करके कहा, उसमें हमने ये कहा था कि हम सेना का सम्मान करते हैं, लेकिन बहुत सारे रिपोर्ट हैं जिस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जातियाँ भी करते हैं। हमने ये सवाल कहा था। नहीं, सेना का हम सब लोग सम्मान करते हैं। पूरी दुनिया के जो भी देश है, जहाँ की भी सेना है, सब उसका सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो आरोपों से बरी हैं। चलिए, इस बात पर आपने अपना पक्ष रखा। देखिए, वही हम कह रहे हैं कि ये डिबेट नकली डिबेट है। सेना के खिलाफ किसान को खड़ा करना, सेना के खिलाफ जो है विद्यार्थी को खड़ा करना, ये एक नकली डिबेट है। असली डिबेट ये है कि जो लोग सेना में काम कर रहे हैं उनके लिए उनका जूता का जितना पैसा अलॉट होता है वो मिलता है कि नहीं मिलता है, ये प्राइमरी सवाल है। उनके ताबूत का घोटाला क्यों हुआ था, उनके साथ अंदर जो एक हायरार्की है सेना के अंदर, वहाँ शोषण क्यों होता है। आरएसएस से आपकी क्या आपत्ति है? देखिए, आरएसएस से आपत्ति नहीं होती, लेकिन आरएसएस से आपत्ति होने की एक वजह है। वो वजह ये है कि भारत में दो रंग नहीं हो सकते हैं। भारत जो है इसमें कई रंग हैं। भारत जो है एक इंद्रधनुषी देश है। यहाँ पे कई तरह की संस्कृतियाँ हैं, कई तरह की पहचान है। भारत को लेकर के जो आरएसएस का एजेंडा है कि हम एक राष्ट्र, एक दल, एक नेता, ये जो एजेंडा पे आरएसएस चलती है, हमको इससे परेशानी है। हम चाहते हैं कि इस देश के अंदर जो हमारा संविधान है उस संविधान का कानून होना चाहिए, उस संविधान के अनुसार शासन होना चाहिए। और संविधान का पहला शब्द कहता है हम भारत के लोग। आरएसएस आपकी नज़रों में जातिवादी संगठन है या वो धर्म मतलब कट्टर धार्मिक संगठन है? देखिए, आरएसएस जो है एक अंग्रेजी में कहते हैं श्रूड, और हिंदी में हम कहते हैं कि बहुत ही धूर्त संगठन है। धूर्त संगठन कहने का मतलब यह है कि वो जो करता है वो बोलता नहीं है, और वो जो बोलता है वो करता नहीं है। आरएसएस इस देश के अंदर हर एक चीज़ का इस्तेमाल कर रहा है समाज को बांटने के लिए। आप देखिए कि दलितों के अपने कस्टम रहे हैं, उनका अपना तौर तरीका रहा है। आज उसका किस तरीके से मोनोपोलाइजेशन किया जा रहा है, उस पर किस तरीके से एक ख़ास तरह का विचारधारा थोपा जा रहा है। जो आदिवासियों का एक अपना नहीं, मेरा सवाल ये नहीं था। मेरा सवाल था आप आरएसएस को कैसे डिफाइन करते हैं? एक संगठन के रूप में आप उसको धार्मिक कट्टरता के रूप में डिफाइन करते हैं, या आपको लगता है कि वो एक ब्राह्मणवाद की सबसे बड़ी संस्था है जो सिर्फ जातिवादी संगठन है? देखिए, एकदम सही बात कहा। हम आरएसएस को कहते हैं कि आरएसएस इस देश के अंदर ब्राह्मणवादी ऐसा संगठन है जो पूंजीवाद के साथ गठजोड़ करके इस देश की जनता को लूटना चाहता है, उनको हमेशा गरीब बनाए रखना चाहता है, और समाज के अंदर जो ऊंच नीच है उस ऊंच नीच को वो बनाए रखना चाहता है। तो क्या लगता है आपको, बीजेपी आरएसएस के कहे पे चलती है और बीजेपी में डाइवर्सिटी नहीं है और जो एजेंडा आरएसएस का होता है वही बीजेपी उसको आगे बढ़ाती है? देखिए, बीजेपी आरएसएस का एक राजनीतिक मोर्चा है, तो राजनीति में सब लोगों के वोट की ज़रूरत है। इसलिए बीजेपी खुद को थोड़ा उदारवादी दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन
बीजेपी कुछ नहीं है, बीजेपी आरएसएस के हाथ की कठपुतली है। सारा डोर जो है वो आरएसएस के हाथ में है कि बीजेपी क्या करेगी। सोशल जस्टिस की लड़ाई से निकले बहुत सारे नेता अभी बीजेपी एनडीए की सरकार में, रामविलास पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, अनुप्रिया पटेल, ऐसे लोग मंत्रिमंडल में भी है। तो क्या आप क्या कह रहे हैं कि सोशल जस्टिस की लड़ाई को एकदम खत्म हो गया, उसके जो नेता जो पॉलिटिकल डाइवर्सिटी के नाम पे बीजेपी में गए हैं, उनके उनके काम को आप नकार रहे हैं? हमारे एक टीचर थे, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, प्रोफेसर तुलसी राम। वो एक बहुत अच्छी बात कहते थे कि कोई आंदोलन अगर सिर्फ चुनाव तक सिमट कर रह जाए तब वो आंदोलन नहीं रह जाता है, तब वो महज चुनाव बन जाता है। इस देश के अंदर चाहे वामपंथी आंदोलन हो या दलित आंदोलन हो या जितने भी अधिकारों को लेकर चलने वाले आंदोलन हों, चाहे महिला का अधिकार, मजदूर का अधिकार, पिछड़ों का अधिकार, पासमानदा मुसलमानों का अधिकार, ये सारे अधिकारों के जो आंदोलन हैं, इन आंदोलनों को सड़क से संसद तक पहुंचना पड़ेगा। आप बाबा साहब का बार बार जिक्र करते हैं, फूले का जिक्र करते हैं, भगत सिंह का जिक्र करते हैं। कन्हैया, आज की परिस्थिति में आप फूले को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जब उन्होंने उनका जो गुलामगिरी जो उनकी किताब है उसमें जिस तरह से हिंदू धर्म की खासकर आलोचना की गई है, क्या आपको लगता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में आप इस तरह की बातें कर पाएंगे, या सिर्फ वो आपके आदर्श कहने के लिए, या सिर्फ आप भाषणों में बोलते हैं? नहीं नहीं, हम कहते हैं कि इस देश के अंदर ये जो हमारे आइकन हैं, ये आइकन अपने अपने समय को रिप्रेजेंट किए हैं, उनके दौर में जो चीज़ें रही हैं उनको वो कहे हैं। आज हम नौजवानों विद्यार्थियों का ये काम होना चाहिए कि हमारे समय में जो समस्या है उन समस्याओं से निजात पाने के लिए इन लोगों का मदद हम, मतलब देश से हिंदू धर्म में जो शोषण के जो तरीके थे, आपको लगता है कि अब वो आज के हालात में वो खत्म हो गए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं खत्म हुए हैं। यही तो आप तो जेल से आने के बाद आपने खुद कहा कि कण कण में राम है, ब्रह्मांड को भगवान राम भगवान है, ब्रह्मांड में भगवान है। आपका ही कन्वर्सेशन था, पुलिस वाले ने जब आपसे पूछा कि आप धर्म में विश्वास रखते हैं कि नहीं, तो वो कन्हैया जो जेएनयू को ये कहने से भी इतराज़ करता था कि जेएनयू एक मंदिर, शिक्षा का मंदिर नहीं है, जेएनयू शिक्षण संस्थान है, वो कन्हैया शायद अब कहीं ना कहीं राम में भरोसा करने लगा है। नहीं, यही बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। प्रेसिडेंशियल स्पीच में मैंने ये बात कही थी, और जेएनयू को मंदिर कहने पे जो हमने सवाल उठाया था वो सवाल मैं काफ़ी बाद उठाया हूँ, और फिर मैं वो राम वाली बात कह रहा हूँ। इस बात को समझना है कि आरएसएस जिस हिंदू धर्म की बात कर रहा है और फूले जिस हिंदू धर्म की आलोचना कर रहे हैं, और मैं उस सिपाही के साथ बातचीत में जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें एक फ़र्क है। उसमें फ़र्क ये है कि आरएसएस हिंदू धर्म का इस्तेमाल अपनी राजनीति के लिए करना चाहता है। उसका जो एजेंडा है ब्राह्मणवाद का, और ब्राह्मणवाद क्या है, ब्राह्मणवाद में क्या हम कहते हैं, क्या हम ब्राह्मणों के विरोधी हैं? बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ राजनीतिक नज़रिए से नहीं देखता हूँ धर्म को। जो हिंदू धर्म के आधार पे जो मंदिर हो, नीचे तबके के जो लोग हैं, जो शायद वो भी गरीब भी हैं, लेकिन एक धर्म के प्रति और एक जात के प्रति जो उनके अंदर अहम है, आप उसको, वो राजनीति में बहुत अहम नहीं है लेकिन वो समाज में अहम है। अगर आप हिंदू धर्म की आलोचना उस तरह से नहीं करेंगे या किसी भी धार्मिक कट्टरता की आलोचना नहीं करेंगे तो फिर वो समाज से तो दूर नहीं कर पाएंगे। जैसे उस समय तो अंग्रेज़ों का शासन था, उनका तो हिंदू धर्म से लेना देना नहीं था, लेकिन फूले ने जो आलोचना की वो तो समाज के लिए कर रहे थे ना आलोचना की, जो समाज में जो धर्म के नाम पे जो शोषण हो रहा है वो बंद हो। हम ये कह रहे हैं कि मार्क्स ने भी जो है धर्म की आलोचना की, फूले ने भी धर्म का आलोचना किया। हमारे लिए आज सवाल क्या है? हमारे लिए आज ये सवाल है कि हम आरएसएस को एक्सपोज करें कि यह धर्म का इस्तेमाल कैसे कर रही है। नहीं, आप लेफ्ट विंग से हैं, 25 साल से ज़्यादा शासन रहा है लेफ्ट का पश्चिम बंगाल में, धार्मिक कट्टरता का वहाँ से ज़्यादा बेहतर उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा कन्हैया। देखिए, मैं लेफ्ट विंग से हूँ, ये आप कैसे तय करते हैं? इसको तय करने के लिए आपका आधार क्या है, क्या पैमाना है? मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का मेंबर हूँ, 1936 में बना, और उसकी अध्यक्षता जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। तो आप जवाहरलाल नेहरू को लेफ्ट मानते हैं? देखिए, चीज़ों को थोड़ा समझना होगा और आसान शब्दों में लोगों को बताना होगा। इस देश का एक दिक्कत है, उस दिक्कत को मैं बोल रहा हूँ कि आरएसएस ने इस देश में कुछ नहीं किया, वो सिर्फ कॉन्स्पिरेसी करके अपनी राजनीति कर रहा है। मैं आरएसएस से सहमत हूँ, आपकी बातों से सहमत हूँ। मैं कह रहा हूँ कि लेफ्ट को की जो विचारधारा रही है उसमें भी धार्मिक कट्टरता रही है, सिर्फ विचार और व्यवहार में बहुत अंतर देखा गया है, लोगों ने देखा है। हम कह रहे हैं कि हमारे लिए आज सामने चुनौती क्या है? क्या हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं? चुनौती क्या है? नहीं, हमारे सामने मुझे लगता है कि एक समाज में धार्मिक कट्टरता के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। हम कट्टरता का बिल्कुल समर्थन नहीं कर रहे हैं, वो किसी भी तरह की कट्टरता हो। हम किसी भी तरह का कट्टरता का, किसी भी तरह की हिंसा का, किसी भी तरह का अतिवाद का समर्थन नहीं करते हैं। ये एक पोजीशन है।
कन्हैया, आप जातिवाद खत्म करने की बात करते हैं, उसका क्या मायना है आपके लिए? जातिवाद खत्म करने का आपका मतलब आपका क्या रोड मैप है? कैसे चाहते हैं, किस तरह की जातिवाद खत्म हो? देखिए, जो जाति जो है एक सोशल स्ट्रक्चर है। सोसाइटी में अगर आप इक्वलिटी लाएंगे, और सोसाइटी में इक्वलिटी को लाने के लिए आपको हर एक स्फीयर में, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे वो सोशल हो, उसको डेमोक्रेटाइज करना पड़ेगा। और उस लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया का रोड मैप जो है वो हमारे प्रियम्बल में है कि हम समाज को धर्मनिरपेक्ष समाज बनाएंगे, हम समाज को समाजवादी समाज बनाएंगे। नहीं, मैं जातिवाद पे बात कर रहा हूँ। आरक्षण जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है इस देश में, और वो जाति के आधार पे मिलता है। तो जातिवाद जब आप खत्म करने की बात करते हैं तो उससे को क्या समझा जाए? आप सिर्फ अपर कास्ट के जो सोशल एक्सप्लाइटेशन है लोअर कास्ट में, उसके खिलाफ बात कर रहे हैं, या आप चाहते हैं कि आरक्षण में भी जो जात के नाम पे जो आरक्षण है वो आर्थिक आधार पे हो? नहीं, देखिए, भारत में आरक्षण को लेकर के बिल्कुल क्लियर कट बात, मैं बार बार संविधान को इसीलिए रेफ़र करता हूँ। मैं जब कह रहा हूँ मैं संविधान को मानता हूँ, तो आप संविधान को रेफरेंस बुक बनाइए। कोई अगर धार्मिक आदमी है, कोई अगर इस्लाम धर्म को मानता है, उसके लिए रेफरेंस बुक जो है वो कुरान है। कोई अगर क्रिश्चियन धर्म को मानता है, उसके लिए रेफरेंस बुक बाइबल है। कोई अगर हिंदू धर्म को मानता है, उसके लिए अलग अलग रेफरेंस बुक हो सकते हैं, क्योंकि उसका कोई एक रेफरेंस बुक नहीं है। मैं बार बार अगर मैं कहता हूँ कि आई एम इंडियन, तो मेरे लिए रेफरेंस बुक जो है वो संविधान है। और संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है वो इस प्रकार की गई है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण देने की बात, उसमें आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के आरक्षण की बात सामाजिक नहीं। शैक्षणिक है, जिनके साथ छुआछूत हुआ है, अनटचेबिलिटी सोर्स है आरक्षण का भारत। जिनके साथ छुआछूत नहीं है उनको भी आरक्षण दिया गया है। जो जिनको हम कौन सी जातियां हैं जिनके साथ छुआछूत नहीं और आरक्षण दिया गया? जैसे ओबीसी की कई जातियां हैं जिनको आरक्षण दिया गया है, उनके साथ छुआछूत नहीं तो रहा। आप ओबीसी आरक्षण के खिलाफ हैं? मैं हर एक प्रकार के आरक्षण के समर्थन में हूँ। मैं सिर्फ जो है जाति के आधार पर आरक्षण की बात नहीं कर रहा हूँ। आर्थिक आधार पर आरक्षण चाहते मैं हैं? कह रहा हूँ कि शारीरिक आधार पर भी आरक्षण होना चाहिए। अगर किसी भी व्यक्ति के पास शारीरिक विकलांगता हो, पर्सन विद डिसेबिलिटी हो, उसको भी आरक्षण मिलना वो चाहिए। तो आरक्षण मिल रहा है। हम कह रहे हैं आरक्षण का सवाल डेमोक्रेटाइजेशन का सवाल है। वेल्थ का डेमोक्रेटाइजेशन हो, रिसोर्सेज का डेमोक्रेटाइजेशन हो, रिप्रेजेंटेशन का डेमोक्रेटाइजेशन हो, ये जो तमाम तरह के एस्पेक्ट हैं सोसाइटी में, उसका डेमोक्रेटाइजेशन होना चाहिए। और आरक्षण जो है एक एफर्मेटिव टूल है उस डेमोक्रेटाइजेशन के प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए, या उसको आगे बढ़ाने के लिए, उस प्रोसेस को आगे ले जाने के लिए। मतलब कन्हैया आरक्षण के पक्ष में है? बिल्कुल, बहुत मजबूती से। कन्हैया, एक सोशल परसेप्शन है, चूँकि आप अपर कास्ट से हैं और इस देश की राजनीति को आप देखिए तो अब तक आज़ादी के बाद दो ऐसे नेता हुए हैं, बीपी सिंह और अर्जुन सिंह, जिन्होंने आरक्षण के पक्ष में काम किया है। तो एक संशय है लोगों के मन में कि कन्हैया अपर कास्ट हैं, लेफ्ट की विचारधारा है, तो आप पर वो जो आप गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अंबेडकर के समर्थक हैं, जो लोअर कास्ट हैं, और जो अपर कास्ट में जो गरीब हैं, जो शोषित हैं, उनका एक कॉम्बिनेशन बने, तो लेकिन आप पर क्यों लोग भरोसा करें? क्योंकि इस देश में तो ऐसा हुआ नहीं कि जाति के आधार से बाहर निकल के बहुत कम लोगों ने ये बदलाव किया है। देखिए, देश में अभी बहुत कुछ नहीं हुआ और बहुत कुछ होना है। पहली बात तो मैंने आपको लेफ़्ट होने पे अपना पोजीशन बताया। लेफ़्ट आरक्षण के खिलाफ नहीं है, एक बात। दूसरी बात अपर कास्ट की, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस देश में जाति का संबंध आपके जन्म से है, तो जन्म लेना हमारे हाथ में नहीं है। जैसे किसी के लिए दलित होना उसके हाथ में नहीं है, उसी तरीके से किसी का ओबीसी होना उसके हाथ में नहीं है, किसी का जनरल होना उसके हाथ में नहीं है। सवाल ये है कि उसका व्यवहार क्या है, वो समाज को देखता कैसे है। अगर मैं कह रहा हूँ कि समाज में शोषण है, समाज में अत्याचार है, समाज में गैर बराबरी है, समाज में जातीय आधार पर, सामाजिक आधार पर असमानता है, और यह असमानता खत्म होनी चाहिए, मतलब मैं समानता के पक्ष में हूँ। और समानता के पक्ष में बोलने वाले जो भी लोग हैं, चाहे वो अंबेडकर हों, चाहे वो फूले हों, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे दुनिया के लेवल पे मार्क्स हों, चाहे गांधी हो कई लेवल पे, हमको उनके साथ एक संवाद करने की ज़रूरत है अपने समय की समस्याओं को दूर करने के लिए। और मुझे लगता है कि आरक्षण वो एक व्यवस्था है। आप उसकी नीतियों को लेकर के, उसको लागू करने में क्या दिक्कत हुई है उसको लेकर के एक बहस कर सकते हैं, उसको बेहतर बनाने के उपाय कर सकते हैं। लेकिन अभी हम जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ अगर शोषण है, अत्याचार है, तो उस शोषण और अत्याचार को ख़त्म करने के लिए सारे लोगों को, हम कह रहे हैं कि जो गरीब लोग हैं
वो भी तो कहीं ना कहीं शोषित है। उन सब लोगों को नहीं कन्हैया, आप अफ्रीकन स्टडीज़ के छात्र हैं। अफ्रीका में नेल्सन मंडेला के की ने जो काम किया, उसके बाद से किसी भी अफ्रीकन देश में श्वेत शासक नहीं है, चाहे कहीं डेमोक्रेट शासक हो या सैनिक शासन हो, लेकिन श्वेत नहीं है। भारत में जिस तरह से गैर सवर्णों की आबादी सबसे ज़्यादा है, तो आपको ऐसा लगता है कि उनको मतलब जिन जाति के आधार पे जिनकी जितनी संख्या है उनको उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए? फिर देखिए आप, फिर जो है भागीदारी तो एकदम एक लाइन होना चाहिए, जिसकी जितनी, मैं बार बार एक शब्द बोल रहा हूँ उससे आप थोड़ा सा दूर जा रहे हैं। मैं बार बार लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया बोल रहा हूँ। लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया बस से लेकर के, ट्रेन से लेकर के, क्लासरूम से लेकर के जहाँ हम काम करने जाते हैं वहाँ तक, हमारे घर तक होना चाहिए। उस लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया से अगर हम दूर जाएंगे तो फिर एक दूसरे तरह के प्रॉब्लम में हम फंस जाएंगे, एक दूसरी तरह की हेजेमनी सोसाइटी में पैदा हो जाएगी। मैं कहता हूँ कि मान लीजिए आप मेरा अफ्रीका के ऊपर, साउथ अफ्रीका के ऊपर ही काम है, और मैं जो है नेल्सन मंडेला के बाद का जो पीरियड है उसी पे काम कर रहा हूँ, अफर्मेटिव एक्शन पे ही काम कर रहा हूँ, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन पे। उसमें नेल्सन मंडेला ने ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलेशन का एक बात कहा कि गोरे लोगों को यहाँ से भागने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जितनी आबादी है उस आबादी के हिसाब से जो रिसोर्सेज हैं देश का, उस पर आपका अधिकार रहेगा, लेकिन उसको डेमोक्रेटाइज किया जाएगा। तो भारत में जितनी ज़मीनें हैं, सपोज कीजिए 1000 एकड़ ज़मीन है, 100 आदमी हैं उस समाज में, तो 100 के साथ 1000 एकड़ को भाग दे करके उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। मतलब मैं पूछने वाला था, लैंड रिफॉर्म के पक्ष में हैं आप? बिल्कुल, लैंड रिफॉर्म होना चाहिए। इस देश के अंदर रिप्रेजेंटेशन के सवाल को स्ट्रांगली रखना चाहिए, और चाहे शिक्षण संस्थान हो, चाहे राजनीतिक संस्थान हो, चाहे आर्थिक संस्थान हो, चाहे सामाजिक संस्थान हो, उसमें जो है लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया को मजबूती से आगे बढ़ाना चाहिए। मीडिया के बारे में आप टीका टिप्पणी कर, क्या मीडिया के में जो कास्ट सिस्टम है उससे आप वाकिफ़ हैं? और आप? मैं जब इस समाज में रहता हूं तो समाज की जो समस्याएं हैं उससे वाकिफ़ हूं, इसमें कोई बात नहीं है। और इसीलिए जो मेरा 11 तारीख का स्पीच है, मेरी अरेस्टिंग 12 तारीख को हुई है, उसमें मैंने साफ साफ कहा था कि आप मीडिया के लोग जो रिपोर्टर हैं, स्ट्रिंगर हैं, वहाँ भी आप स्ट्रगल करते हैं, आपको ठीक से वेतन नहीं मिलता है। इस सवाल को भी हम लोगों को मिलजुल करके लड़ने की ज़रूरत है। और यह जो सरकार है, इसके जो गुंडे हैं वो आपको भी पीटेंगे, क्योंकि आप सरकार की नाकामियों को दिखाएंगे और इनको अपनी नाकामी दिखाना बर्दाश्त नहीं है। और वही हुआ, 11 तारीख को हमने बोला, 15 तारीख को मीडिया के लोगों की पिटाई पटियाला हाउस कोर्ट में की गई। तो मैं यही लोगों को बताना चाहता हूँ, आज लोकतंत्र के ऊपर हमला है, जेएनयू या कन्हैया के ऊपर हमला नहीं है, लोकतंत्र के ऊपर हमला है। ये लड़ाई तानाशाह बनाम लोकतंत्र के बीच में है। ये एक तस्वीरें आपकी वायरल हो रही है सोशल साइट्स पे, उसके लेकर आपने सफाई भी दी है, क्या एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि क्या है उस तस्वीर की सच्चाई, जिस तरह से लोग उसको जो? देखिए, हम सफाई नहीं देते हैं, सफाई देने का काम मोदी जी का है, क्योंकि वो झूठ बोलते हैं तो वो सफाई दें। हम सिर्फ सच बताते हैं। सच ये है कि वो शिक्षिका नहीं है, वो विद्यार्थी है, तो हमने कह दिया कि वो विद्यार्थी है। मैं भी विद्यार्थी हूँ, और विद्यार्थी अगर दोस्त है जिसमें कोई अपराध नहीं है। मोदी जी अपनी पत्नी के बारे में कुछ छुपा सकते हैं, हम लोगों को अपने संबंधों को छुपाने की ज़रूरत नहीं है। वो स्टूडेंट है, पढ़ती है यहाँ, हम भी पढ़ते हैं, और हम सब लोग, सारे लोग जितने भी जेएनयू के स्टूडेंट हैं, एक फैमिली की तरह यहाँ पे रहते हैं। लेकिन क्या करेंगे, उनकी सोच का दिक्कत है कि वो लड़का और लड़की को पति प्रेमी, इससे आगे कुछ देख ही नहीं पाता है। उनके जीवन में जो संगी लोग हैं, उनके जीवन में लड़का लड़की दोस्त हो सकता है, ऐसा वो समझते नहीं हैं। बस या तो भाई बहन होंगे या तो पति पत्नी होंगे। इसीलिए वैलेंटाइन डे को या तो वो राखी बंधवाते हैं या कहते हैं चलो 7 फेरा ले लेते हैं। सो इस तरीके का कॉन्ट्रास्ट जो है हम लोग मानते नहीं। मैंने लगभग सारी इंटरव्यू देखी है आपकी, आपसे हर इंटरव्यू में शादी के बारे में पूछा गया है, तो क्या आप सहमत, शादी करें ना करें आपका पर्सनल, शादी को लेकर जो ट्रेडिशन है भारत में, आप उससे सहमत हैं? देखिए, वैवाहिक विवाह जो है वो एक संस्था है समाज का। समाज बदल रहा है, इसलिए उस संस्था में भी परिवर्तन हो रहा है। नहीं, मैं बात कर रहा था दहेज के बारे में। सब कह देते हैं दहेज बहुत ख़राब है, नहीं लेना चाहिए, लोग ले रहे हैं। जिस तरह से लड़कियों की परेड कराई जाती है, कभी उनसे पूछा नहीं जाता है। एक पिता के नाते है कि एक जातीय बर्ड ढूंढना जिनकी जिम्मेवारी होती है, इन सब पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? पूरा देश आपको देख रहा है कन्हैया, इसलिए सारे सवाल आपको लगता है गैरवाजिब है, लेकिन आप नहीं पता है आपको, आप टीवी पे सबसे ज़्यादा देखे जा रहे हैं। हाँ। देखिए, उस पर एक बस जवाब मैं आपको दे दूं। शादी तो आजकल जो है जीवनसाथी.com पे लोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि शादी का तरीका बदल रहा है। और मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूँ कि दहेज लेना चाहिए, और मैं इतना इंश्योर करता हूँ आपको कि मैं जैसे भी शादी करूँगा लेकिन दहेज नहीं लूँगा। जेएनयू हमेशा से भीड़ तंत्र से अलग सच के साथ रहा है। जेएनयू ने सत्ता से 2-2 हाथ किए हैं।
लेकिन जेल से आने के बाद कन्हैया राजनीतिक रूप से नाप तोल के बोल रही है, उनका हक भी है। कैमरामैन इमरान अली के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।